हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटेस्ट फॉर। कौन कौन से पार्टिकल्स दिए हुए हैं? प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तीसरा पार्टिकल दिया हुआ है न्यूट्रॉन और चौथा पार्टिकल दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटेस्ट। किसमें रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ग्रेटेस्ट होगा? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रोटॉन के लिए देखते हैं चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा। चार्ज बाय मास, अगर आप प्रोटॉन के लिए चार्ज बाय मास निकालोगे तो चार्ज प्लस 1 यूनिट, मास 1 AMU मतलब 1। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो चार्ज -1। अच्छा, यहाँ पे ना +1 और -1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है। हम लोगों को मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास 1/1836, क्योंकि इसका मास कितना होता है? 1/1836 AMU। जब यहाँ हम लोग मास AMU में लिए हैं तो यहाँ भी मास हमको क्या लेना पड़ेगा? AMU में लेना पड़ेगा। अब आप देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 × 1836 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये 1836 आ जाएगा। यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन के लिए लोगे तो इस पे तो चार्ज 0 होता है और मास 1 AMU, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल आप लोगों को बताया था कि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई है तो 2 और 4, मतलब इसका चार्ज कितना है? 2 यूनिट, मास कितना है? 4 यूनिट। ये कितना आएगा? हाफ। अब आप खुद देख लो कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके लिए है? किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इसमें चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। अब उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है वो कहता है फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हुआ है n = 4। हमको करना क्या है? कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l = 3। l = 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आप देखो, अगर l = 3 तुम लेते हो तो हमको मालूम है ना कि l = 3 लेने पे ऑर्बिटल तो हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l = 3 क्या होगा? l = 3 लेने पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 होगा। अगर आप l = एजिमिथल क्वांटम नंबर 3 लेते हो तो आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का क्या रूल था? -L to 0 to +L। तो हमारे पास l का वैल्यू जब 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कितने ऑर्बिटल्स हो गए? काउंट कर लो, 7 है। अरे l = 3 लेने पे कौन से ऑर्बिटल की बात होती है? f ऑर्बिटल की। और f ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। तो हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सब लोग अपने साथ क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या किया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 m³ गैस एट NTP।
तो पहले आप क्या करो, हमारे पास 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल होता है किसी गैस के लिए एट एनटीपी, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4 लीटर जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दिया है, तो 1 मीटर क्यूब दिया है तो फर्स्ट 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर, 1000 लीटर, तो हमको 1000 लीटर को कन्वर्ट करना है किस चीज में, नंबर ऑफ मोल में। अब आप देखो 22.4 लीटर 1 मोल होता है तो 1000 लीटर कितना मोल होगा, 1000 को डिवाइड कर दो 22.4 से। अब आप 1000 को 22.4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 को 1 0 और 2 2 4, इसको डिवाइड करके देख लो 10,000 को 2 2 4 से, 2 2 4 से फर्स्ट आप 4 टाइम्स लो, 4 4 जा 16 6 1, 4 2 जा 8 1 9 और 4 2 जा 8, देन 0 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 1 0 यहाँ से आ गया। फिर यहाँ पे 4 टाइम्स ही आएगा, 5 टाइम्स तो नहीं आएगा, 5 टाइम्स नहीं आएगा, तो 4 टाइम्स ले लो, 4 टाइम्स लोगे तो कितना आ जाएगा 896, 0 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, फिर 3 हो गया, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, ए बच गया 9, 9 में से 8 जाएगा कितना बच गया 1। अब आप यहाँ क्या करो, डेसिमल डालो, एक 0 आ जाएगा, ये 7 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 7 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा 6 टाइम्स। अब देखो 44.6 आंसर नंबर बी या ऑप्शन बी, ठीक है, तो आपका 44.6 मोल्स ए हो जाएगा, 44.6 मोल्स। यूनिटरी मेथड मालूम है ना, अगर 22.4 लीटर 1 मोल है तो जितना लीटर दिया हुआ है उसको 22.4 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। कंपाउंड क्या क्या दिया गया है, NaCl, कंपाउंड क्या दिया गया है NaBr, कंपाउंड क्या दिया गया है NaF और कंपाउंड क्या दिया गया है NaI। देखो एक फैजन्स रूल का क्वेश्चन है, एक किसका क्वेश्चन है, फैजन्स रूल का क्वेश्चन है। और आप लोगों को फैजन्स रूल में मैंने क्या बतलाया था, फैजन्स रूल में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर कटायन सेम हो, कटायन सेम हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर को डिसाइड कौन करता है, अनायन करता है। और आपको बतलाया था कि लार्जर साइज ऑफ अनायन के लिए जो पोलराइजेबिलिटी होता है वो हाईएस्ट होता है। तो लार्जेस्ट अनायन यहाँ पे कौन सा है, आयोडीन है, तो पोलराइजेबिलिटी इसके लिए हाईएस्ट होगा, और जिसमें पोलराइजेबिलिटी हाईएस्ट होगा उसके लिए कोवैलेंट कैरेक्टर भी हाईएस्ट होगा। तो मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर किस में है, NaI में है, सोडियम आयोडाइड में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए। फैजन्स रूल थोड़ा सा देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप लोगों को डिफिनिट पाथ को कौन रूल आउट करता है, इसके लिए आप थोड़ा सा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखो। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैंने क्या बतलाया था आपको कि जब कोई फोटोन आकर के इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, जब कोई फोटोन आकर के इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेंज करेगा या फिर उसकी स्पीड को भी वो चेंज कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है। टकराएगा, टक्कर मारेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएगा जिस स्पीड से चल रहा था या फिर फास्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन क्या है। इसका मतलब यह है कि जब टकराने के बाद एक फोटोन हमारे आंख पे आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, यानी हम जिस पाथ पे उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस पाथ पे नहीं होगा।
मतलब ये है कि हम अगर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कोई डिफिनिट पाथ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमको उसको ऑब्जर्व करने के लिए फोटोन इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइट की जो क्वांटा होती है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, और लाइट की क्वांटा इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसका सही आंसर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, ऑप्शन बी। फिर कहता है द सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 8। देखो एटॉमिक नंबर 100 है, सॉरी मैंने 8 बोल दिया, एटॉमिक नंबर 100 है। आपको क्या बतलाया था, 1 के लिए अन यूज होता है, 0 के लिए नील यूज होता है, और 8 के लिए ऑक्ट यूज होता है। और आपको क्या बतलाया था, जब आपको सिंबल बनाना है तो पहले वाले का कैपिटल लेटर, दूसरे और तीसरे वाले का स्मॉल लेटर। तो अन, नील, ऑक्टियम, यूएनओ, यूएनओ सेकेंड ऑप्शन यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है ए बाईवैलेंट मेटल, ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाईवैलेंट मेटल हैज एन इक्विवेलेंट मास ऑफ 32। बाईवैलेंट मेटल है, उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 32। तो आप लोगों को जिस समय मैं इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहा था या इक्विवेलेंट मास पढ़ा रहा था, तो एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताया था मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नहीं, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो मोलर मास ले लो डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास हमको दिया हुआ है, कहता है ये बाईवैलेंट मेटल, देखो बाईवैलेंट मेटल है तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। बाईवैलेंट या डाईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, वैलेंसी 2 होगा। फिर उसके बाद हैज इक्विवेलेंट मास 32, इसका इक्विवेलेंट मास भी 32 दिया हुआ है, यानी मोलर मास हमको फाइंड आउट करना है। कहता है इफ द मोलिकुलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट, तो पहले तो m का वैल्यू निकाल लो, ये 32 इंटू 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। अब इसका नाइट्रेट अगर निकालते हो तो जब ये बाईवैलेंट है तो NO3 2 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि NO3 पे चार्ज कितना होता है -1, तो बाईवैलेंट है तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना इसकी +2 चार्ज को तुम क्या कर पाओगे, न्यूट्रलाइज कर पाओगे। हमको कैसे पता चला कि +2 चार्ज आएगा, बाईवैलेंट लिखा है ना मेटल का, बाईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो, 2 वैलेंसी मेटल का कब कहलाता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, उसमें 2 प्लस चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज को नाइट्रेट का 2 आयन लेंगे तब वो जा करके उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया m। अब इसकी वैल्यू हमको मोलर मास मालूम है 64, और नाइट्रेट के लिए क्या करो, नाइट्रेट हो गया 14 फॉर नाइट्रोजन एंड 16 3 48 फॉर ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 14 प्लस 48, 62 इंटू 2, 64 प्लस 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 4 8, 6 2 8, 188। दिस विल बी द मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये, शायद किसी कॉम्पिटिटिव का ये क्वेश्चन है, या तो जेई मेंस का क्वेश्चन है या फिर नीट का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन हैज हाईएस्ट कटायन अनायन साइज। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, हमको कटायन अनायन साइज निकालना है, CsF मीन सीजियम क्लोराइड, सीजियम आयोडाइड, LiF और NaF। देखो हाईएस्ट कटायन अनायन साइज जो है वो कब हमको मिलेगा, जब कटायन का साइज बड़ा होगा और अनायन का साइज छोटा होगा। तो कटायन का सबसे बड़ा साइज यहाँ और यहाँ है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसी दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, और अनायन का साइज छोटा होना चाहिए।
अनायन का साइज इतना छोटा होगा, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है CSF, क्योंकि क्लोरीन से तो बहुत बड़ा होगा ना आयोडीन। आयोडीन इज द लास्ट हेलोजन, लास्ट हेलोजन मतलब इसकी साइज बहुत बड़ी होगी। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, और कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, और कौन सा एलिमेंट है, एल्युमिनियम है, और सिलिकॉन है। देखो ये सारे एलिमेंट जो है ना थर्ड पीरियड के कंटिन्यूअस एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13 और इसका 14, ठीक है। अब आपको मालूम है ना कि जब एक ही पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहता है। नंबर ऑफ सेल्स यहाँ भी 281 3 सेल है, यहाँ भी 282, यहाँ भी 3 सेल है, यहाँ 283, यहाँ भी 3 सेल है, यहाँ 284, यहाँ भी क्या है 3 सेल है। लेकिन अगर हम Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू देखें तो 11, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 13, यहाँ कितना है 14। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो नंबर ऑफ सेल सेम है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर सेम नंबर ऑफ सेल इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए मतलब सेकेंड ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता फाइंड द पेयर विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। देखो सेंट्रल एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अगर हम NH3 लेते हैं, NH3 एंड NO2 माइनस, देखो NH3 और NO2 माइनस में सेंट्रल एटम यहाँ तो sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। फिर उसके बाद BF3NH2 माइनस, BF3NH2 माइनस। अरे तो ऐसे नहीं पता है भाई, BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, sp3 होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में भी BF3 है तो भी नहीं होगा। हाँ ये देखो करेक्ट ऑप्शन है NH3, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और H2O इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, जिसमें अमोनिया और वाटर दोनों के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगले दिन बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं 1 मार्क क्वेश्चन और कुछ देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर सेक्शन बी का कर पाएंगे तो उसको भी करेंगे। आज यहीं पे आप लोगों को मैं रोक रहा हूँ। तो आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे अपने नोटबुक में, ताकि आपको कुछ काम हल्का हो जाए आपके लिए।